चलिए तो आज हम लोग नए टॉपिक इतिहास की ओर आज बढ़ते हैं। हम लोग इतिहास में आज हम लोग को जानना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो मौखिक हम कुछ इतिहास के बारे में आप लोग को बता देते हैं। तो इतिहास के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो इतिहास का मतलब होता है जिस पुस्तक से हमें बीते हुए समय का आता पता चलता है, जिस पुस्तक से हमें बीते समय का अध्ययन करने का मौका मिलता है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास। ठीक है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कभी कभी पूछता है तो हेरोडोटस। क्या नाम है उसका? हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री क्या नाम है उसका? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। इतिहास को जब पलट के आप देखिएगा तो इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में इतिहास को बांटा गया है। सबसे पहला प्राचीन काल का इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास। दूसरा होता है मध्यकाल का इतिहास। तीसरा होता है आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन काल के इतिहास के बारे में। तो इस प्राचीन काल के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या क्या हो सकता है? तो प्रमुख स्रोत है 3 प्रमुख स्रोत इतिहास जानने का होता है। सबसे पहला होता है पुरातत्व, दूसरा होता है साहित्य, तीसरा होता है यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रियों के द्वारा जो आया, भ्रमण किया और उस आधार पे क्या किया, लिखने का काम किया गया। तो हम लोग जो सिंधु सभ्यता को जानेंगे वो सभ्यता कंप्लीटली रूप से उसका इतिहास जो है आप समझिए कि पुरातत्व पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? पुरातत्व पे आधारित होता है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व किसे कहते हैं? ठीक है। तो आप समझिए कि पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व जिसका मतलब होता है पुराना तत्व, जो जमीन से निकाला गया हो, खुदाई के दौरान जिसको खुदाई के द्वारा जिसको निकाला गया है और जिससे हमें उस समय के इतिहास का पता चलता है। यानी आप समझिए कि पुरातत्व उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है जिसको ज़मीन से निकाला जाता है और उस वस्तु से क्या होता है कि हमें उस ज़माने के इतिहास का पता चलता है। तो वे सभी वस्तुएं जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको पुरातत्व के रूप में देखते हैं। आज जो हम लोग जानने वाले हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हम लोग कंप्लीटली जो इसका स्रोत है वो पुरातत्व है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में साहित्य का विकास नहीं हुआ था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है या सिंधु घाटी में कहीं दूसरे सभ्यता के लोग आते नहीं थे? या आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा। तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग किया गया उस लिपि का नाम था भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक ये उस समय का लिपि हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि हुआ करता था। और इस भावचित्रात्मक लिपि को आज तक किसी ने नहीं पढ़ सका है। तो जब नहीं पढ़ सका है तो उस समय का जो इतिहास होगा वो कहाँ से मिलेगा हमको? पुरातत्व से मिलेगा। यानी खुदाई के दौरान जो भी वस्तु मिला उसके आधार पे क्या किया जाएगा, उस समय के इतिहास का निर्धारण किया जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीटली रूप से उसका इतिहास जानने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका पुरातत्व है। यानी जो खुदाई के दौरान जो भी वस्तु मिला उस वस्तु के आधार पर ही उस समय के इतिहास का गणना, उस समय के इतिहास का आता पता लगाया जाता है। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो कोई पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का जानने का स्रोत क्या है? तो पुरातत्व। क्या है? पुरातत्व।
सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो कैसा था? भावचित्रात्मक। कैसा लिपि था? भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के नामकरण पे चलते हैं। इसके कई नाम प्रचलित है। कई विद्वानों ने कहा कि सिंधु घाटी का नाम हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है। कई ने इसका नाम कहा कि नहीं, इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, घाटी की सभ्यता। कई ने इसका नाम कहा कि यह सभ्यता जो है इसका सिंधु घाटी भी नाम है, और किसी ने कहा कि यह सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कई ने कहा कि यह सभ्यता जो है इसका नाम है अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता, अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसी का नाम कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्यों? इसी का नाम अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्यों? तो इसको समझने का आप कोशिश कीजिए। सबसे पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला जगह खोजा गया, खुदाई के दौरान जो पहला अवशेष मिला सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मिला था हड़प्पा से। वो जगह क्या था? उस जगह का नाम था हड़प्पा। इसलिए उस सभ्यता का नाम यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की जो खुदाई हुई या इस सभ्यता की खुदाई का जो प्रथम साक्ष्य मिला वो हड़प्पा जगह से मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा जगह से मिला। इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। इस सब क्या सभ्यता रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। और ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे बसा हुआ था। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। ये प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बसा हुआ है तो रावी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? रावी नदी। और ये जो हड़प्पा का पहला यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो खोज हुआ वो 1921 में हुआ। 2121 में इसका खोज किया गया। खोजकर्ता का नाम था दयाराम सहनी। क्या नाम था? दयाराम सहनी। लिखिएगा कि दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक जगह पे कई अवशेष मिला। उसको कई ऐसा अवशेष मिला जो उस समय में यानी 21 में जो प्रचलित चीज़ था उससे बिल्कुल भिन्न था। तो उसने यह पता लगाने का कोशिश किया आखिर यह है तो है क्या, ये कब का है। तब उसको पता चला कि अरे बहुत पहले भी यहाँ पास एक सभ्यता संस्कृति बसा हुआ था जिसका नाम है सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया। ठीक है। दूसरा बात ये कि आखिर इसका सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? तो इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो सबसे बड़ा शहर था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका नाम था। इसकी खोज हुई 1922 में। कब हुआ? 1922 में। इसके खोजकर्ता का नाम था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के खोज करने का काम किया राखलदास बनर्जी। कब किया? 1922 में। आपको मैं बता दूं ये जो शहर था वो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और आप समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा शहर था, है ना। इसलिए चूंकि यह सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो सबसे बड़ा शहर मिला वो मोहनजोदड़ो था। कहीं कहीं मोहनजोदारो भी लिखता है। और यह जो मोहनजोदड़ो था वो इसका विस्तार जो था वो सिंध नदी के किनारे इसका विस्तार हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि चूंकि यह मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा शहर था उस समय का, तो ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। तो कई इतिहासकार ने कहा कि भाई इसका नाम क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता होगा। क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता होगा। तीसरा जो नाम था
क्योंकि ये जो मोहनजोदड़ो था वो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था और ये काफ़ी बहुत बड़ा शहर था। आप इतिहास में जब सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का बहुत सारा अवशेष कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। आप पढ़ेंगे स्नानागार मोहनजोदड़ो से, अन्नानागार मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। आप कहे कि जितना भी महत्वपूर्ण स्थान था सब आपको कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। इसलिए सिंधु इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। यानी लिखिएगा कि इसकी दूसरी जो शहर थी उसका नाम था मोहनजोदड़ो और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा प्रश्न यह है कि आखिर इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस समय यानी हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी वस्तु मिला वो अधिकतर वस्तुएं जो है कांसा का बना हुआ मिला है। कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो कांसा का बना हुआ अधिकतर वस्तु मिला है। इसलिए लोगों ने कहा कि यह जो सभ्यता था वो कांस्य युगीन सभ्यता था, यानी लोग इस समय जो है कांसा का प्रयोग ही अधिक से अधिक किया करते थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया कांस्य युगीन सभ्यता। चौथा है कि इसको इसी सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा इतिहास का वह काल जो लिखा हुआ तो है तो लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया। तो सिंधु सभ्यता का जो लिपि है भावचित्रात्मक लिपि है और इस लिपि को आज तक कोई इतिहासकार नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। तो स्वाभाविक है कि जिस इतिहास का आता पता नहीं है, जिसको लोग पढ़ नहीं सका है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सका है, तो वैसे इतिहास को ही हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आप समझ लीजिए इसका नाम अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी इसलिए रखा गया क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो लिखा हुआ तो है लेकिन आज तक इतिहास में किसी ने उसको नहीं पढ़ सका। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक लिपि है और आज तक किसी ने नहीं पढ़ सका है। इसीलिए ये सभ्यता जो है आज भी अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस दिन इस सभ्यता की लिपि को किसी ने पढ़ा, तो जिस दिन इस सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो आप समझ लीजिए सिंधु सभ्यता की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा बात जो आज तक लोगों के मन में ही चल रहा है या इतिहास अंदाज लगा करके उसको जाहिर करने का काम कर रहा है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण। ठीक है, थोड़ा इसको आप लोग नोट करें जब तक। देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत तरह से इसको डिफाइन करने का काम किया कि इसका काल कब से कब तक रहा होगा, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य काल जो माना जाता है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व यह इतिहास का काल माना जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता का काल जो था वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक चला। आप समझ लीजिए कि इस काल का निर्धारण जो है कार्बन 14 पद्धति से किया जाता है। C14 एक इतिहासकार थे जिसका नाम था R.E.M. व्हीलर। इन्होंने भी इन्होंने भी ये हड़प्पा सभ्यता का जो काल का निर्धारण किया वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक किया। आप थोड़ा सा कार्बन 14 पद्धति के बारे में जानिए कि ये क्या होता है। C14 ये होता क्या है। देखिए कार्बन 14 पद्धति एक मेथड है, एक विधि है किसी वस्तु के समय का निर्धारण करने के लिए। इसका खोज करने का काम हुआ, यह 1946 में इसको खोज किया गया कार्बन 14 पद्धति को। इसके खोजकर्ता का नाम था B.F. लीवी साहब ने इसके खोज को किया कार्बन 14 पद्धति को। ये कार्बन 14 पद्धति जो है इसके खोजकर्ता B.F. लीवी साहब थे। ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। यह एक रसायन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री। तो आप इसको समझ लीजिए कार्बन 14 पद्धति होता क्या है। तो आप समझिएगा कि समय के निर्धारण करने का एक विधि है जिसको हम लोग कार्बन 14 पद्धति के नाम से जानते हैं। कार्बन 14 पद्धति का खोज B.F. लीवी साहब ने किया। कब किया? 1946 में किया। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। देखिए दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कार्बन विद्यमान पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है।
और जब आदमी मर जाता है या जीव जब खत्म हो जाता है, नष्ट होता है, तो ऐसा माना जाता है कि C14 और C12 दोनों जो है पाया जाता है। ये जो है अस्थिर रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जबकि ये कार्बन 14 जो है, यह जो है धीरे 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 इसका क्षय होता है। क्या होता है? क्षय होता है। तो कार्बन 14 जो है इसको मापने का काम करता है, निर्धारित करने का काम करता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि वस्तु मिला, उससे अगर कार्बन 14 पद्धति से उसको कहने का मतलब कि मापा जाता है, देखा जाता है कि उस वस्तु में कार्बन 14 की क्या मात्रा है। यदि कार्बन 14 की मात्रा अधिक है तो इतिहासकार उसका समय का निर्धारण बहुत कहता है कि यह सवाल नया है, बहुत पुराना नहीं होगा, यानी नवीन होगा वह वस्तु। यदि कार्बन 14 की मात्रा बहुत कम होता है, कम, तो उस कंडीशन में इतिहासकार कहता है या फिर कार्बन 14 पद्धति कहता है कि उसका जो इतिहास होगा वो काफ़ी पुराना होगा। क्या होगा? काफ़ी पुराना होगा। यही कार्बन 14 के आधार पे हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण जो काल का किया गया 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ये बराबर पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय, सर्वमान्य समय का क्या है, तो लिखिएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता का नाम बराबर पूछता है, किसने खोज किया, तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखल दास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 में किया। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो आज का क्लास बस इतना ही है, फिर हम लोग कल मिलेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के आगे के देखेंगे टॉपिक सबको कि किस किस ने किन किन शहरों का खोज किया, चन्हुद्रो, दिगर और भी, लोथल, कालीबंगन, है ना, ये सबको देखेंगे। और कब कब कहाँ कहाँ से क्या क्या वस्तु सब मिला, ये सबको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस काफ़ी है। आप लोग हमारे चैनल फैस्ट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग भी कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े, ताकि आपको बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको सामने जो आने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को आसानी से आप क्रैक कर सकें। बस आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।